सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कपिल जोशी और इंटीजर चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। और आज अपने काफ़ी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहली वर्ड प्रॉब्लम, मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े रफ नॉलेज पे बेस्ड हैं। आपको मतलब खुद को ही निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पेयर हम डिटरमाइन करें, ठीक है, कि रिक्वायर्ड थिंग्स हमको मिल जाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Write a pair of two negative integers whose sum is -8 and product is 12। ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। उनका सम आना चाहिए -8। एक बात आपको ये पता है कि माइनस माइनस वाले दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो होती तो ऐड है और साइन माइनस का रहता है। इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने ये चीज गिवन कर रखी है। बट द सम इज 12 यानी +12, और आपको तो पता है माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई के अंदर, है ना। तो एक तरह से परफेक्टली ऑल राइट है ना। नाउ अब आपको ही निकालना है, तो -8 के लिए अपने पास जो पेयर्स आएंगे वो आएंगे -1 -7, -2 -6, -3 -5 -4 -4, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, है ना। -1 -7, अगर इनका सम तो -8 आ रहा है बट 7 1 तो 7 ही होता है। बट अगर आप इसको देखोगे -2 -6, -8 तो बनता है बट माइनस माइनस प्लस का 12 भी बनता है। 6 2 12, 5 3 is the 15, 4 4 is the 16, है ना। सो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स is -2 and -6। आप इसको लिख दोगे दैट इज, या सच दैट भी लगा सकते हो। पहले सम लिख देते हैं। सम इक्वल्स टू -2 प्लस -6 इक्वल्स टू -8, और प्रोडक्ट में आप लिख दोगे -2 इंटू -6 इक्वल्स टू प्लस का 12। नाउ हियर इज द आंसर। बड़ा सिंपल सा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -6 एंड डिफरेंस इज 14। यानी इस बार आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखना है, तो पॉजिटिव वालों को आगे रख देते हैं। एक बार अपनों को 3 और 4 यूं लेने पड़ेंगे ताकि कुछ पेयर्स मिले। ए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -6। एक बात आपको याद रखनी है, अगर सम -6 आ रहा है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो एक बात तो पक्की है कि नेगेटिव वाला बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तभी माइनस वाला बचेगा ऐड करने के बाद, ठीक है। तो अपने लेते हैं से एक -1 लेंगे तो एक लेना पड़ेगा -7, क्योंकि 1 में से 7 गया तो माइनस का 6 बचा। 2 लेंगे तो 8, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 10। नाउ ये पेयर अपने पास कुछ आ गए, आगे भी आ सकते हैं बट मोस्टली ऐसे जो क्वेश्चंस, क्योंकि देखो इसका डिफरेंस भी तो 14 ही आ रहा है जो कि मोस्टली 10 के आसपास ही है, तो ये नंबर भी 10-15 के अंदर ही मिलते हैं। नाउ सम इज डिफरेंस इज 14। अब डिफरेंस में भी कई बार कंफ्यूजन होगा कि किसको आगे लूं किसको पीछे लूं, तो याद रखना उसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोला है ना, और हुज डिफरेंस बोला है एक तरह से। तो इनको जब भी ऐसा आ जाए एंड डिफरेंस इज दिस, तो पॉजिटिव वाले को आगे रखो, नेगेटिव वाले को पीछे रखो अपने आप, और आपका आंसर आ जाएगा। तो नोटिस करते हैं अपने 1 -7, तो 1 -7, तो 1 + 7 ये तो 8 ही रह गया। 1 -2 -8, 2 + 8 ये तो 10 ही रह गया। 3 -9, 3 + 9 12 रह गया। 4 -10, तो ये हो जाएगा 4 + 10 14। हाँ, इसका मतलब ये वाला पेयर है। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स is प्लस का 4 एंड माइनस का 10 सच दैट, या IE भी लिख सकते हो आप, दैट इज सच दैट। आपने लिखते हैं इसका सम, तो सम आ गया 4 प्लस -10, तो ये आएगा माइनस का 6। और अब आता है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? 4 -10, तो ये हो जाएगा 4 + 10 यानी 14, एंड दिस इज परफेक्ट। बिल्कुल सही आंसर निकालें।
वैसे इसका थर्ड वन देखो, राइट द 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स whose sum and product is equal, यानी आपको ऐसे इंटीजर्स लेने जिनका सम और प्रोडक्ट इक्वल है। तो एक बात तो पक्की है, ये शुरुआत के 5 के अंदर ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा तो अपने कॉन्जिक्यूटिव अगर आगे लेके जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, है ना। सो सॉल्यूशन के अंदर अब ये भी आपकी रफ नॉलेज पे है, तो ऐसा एक पेयर मैं आपको बताता हूँ, पेयर क्या सॉरी ये जो 3 हैं ट्रिपलेट, तो ये होते हैं द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 1 1 2 एंड 3। कुछ मतलब स्टूडेंट सोचते हैं कि 0 1 एंड 2, तो बेटा 0 का तो अगर प्रोडक्ट आप निकालोगे तो 0 का तो 0 ही रह जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जो नॉन जीरो टाइप हो, है ना। तो अपने लेंगे द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 1 2 एंड 3। कैसे देखो, तो इसका सम ले लो आप, सम आ जाएगा 1 + 2 + 3 = 6, और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट है 1 × 2 × 3, तो 3 2 are 5, 3 2 are 6 and 6 1 are 6। तो देखो इसका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो नोट इट डाउन, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ओके, so I think you have noted down that. Now we are proceeding further. So next question is, in the stock market the price of a share decreases by 30 rupees per day. If its present value is 100 rupees, then find its value after 4 days. ठीक है, वो कह रहा है आज 100 रुपीज का एक शेयर स्टॉक मार्केट में, और 30 रुपीज वो पर डे मतलब वो उसकी मतलब वैल्यू गिर रही है ना, डिक्रीज हो रही है। तो कह रहा है 4 डेज के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो अगर मैं इसमें से 4 डेज बाद वैल्यू उसकी वैल्यू को लेस कराऊं तो आई विल गेट द आंसर। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट फिर भी अपने जैसे इसको आप इजी वे में वैसे बता देता हूँ। जैसे अगर आप ईस्ट को पॉजिटिव मानते हो तो उसके जस्ट ऑपोजिट वेस्ट को आप क्या मानोगे, नेगेटिव। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट को पॉजिटिव कहते हो तो लॉस को नेगेटिव कहोगे। अगर आप सी लेवल के अपर पार्ट को पॉजिटिव कहते हो तो सी लेवल से बिलो पार्ट को आप क्या बोलोगे, सरफेस से बिलो पार्ट को नेगेटिव बोलोगे। इसी को अपने एब्सोल्यूट वैल्यू के थ्रू शो करवाते हैं। अभी अपने इसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो ये जो नेगेटिव जो वैल्यूज हैं वो किसको शो करवाती हैं, सिर्फ इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करवाती हैं। इन द स्टॉक मार्केट द प्राइस ऑफ ए शेयर, तो अपने स्टार्ट करें तो अपने लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर is ₹100. Value decreased per day ₹30, ठीक है। So final value after 4 days, ठीक है। तो वैल्यू आफ्टर 4 डेज कितनी हो जाएगी, 100 - 4 × 30, यस और नो। 30 रुपीज एक दिन की है तो 4 डेज के लिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - 120, तो फाइनल वैल्यू आ गई -20 रुपीज। यानी प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग तो उसको 20 रुपीज का लॉस में आ जाएगा उल्टे। वो 100 रुपीज प्लस में चल रहा था, अब वो 20 रुपीज लॉस में आ चुका है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ए डाइवर जंप्ड फ्रॉम ए 60 मीटर हाई माउंटेन, 60 मीटर ऊंचे माउंटेन से उसने लेक में जंप लगाया, डाइव किया। आफ्टर डाइविंग ही रीच्ड 80 मीटर डीप इन द लेक, मतलब वो सरफेस से भी 18 मीटर नीचे चला गया, ठीक है। तो सरफेस से ऊपर वाले को अपने लेते हैं पॉजिटिव और उससे नीचे वाले को लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज बोथ पोजीशंस, तो जस्ट लाइक दिस अपनी मानते हैं कि ये एक माउंटेन है और यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है।
और यहां से उसने डायरेक्ट जंप लगाई और यहां पे अपने लेक मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से जब उसने जंप लगाई तो वो अब मान लेते हैं यहां पहुंच गया 18 मीटर डीप, यहां, और यहां है, ठीक है। सो वो ये बोल रहा है कि यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो याद रखना इनके बीच अगर मैं सब्ट्रैक्शन कराऊंगा तो इनका डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस ही डिस्टेंस होता है। तो यानी अपने को प्रैक्टिकली इसकी पोजीशंस को माइनस कराना है। ये है आपका लेवल, यानी इसी ये 0 है, इसके ऊपर जाने पर प्लस तो इसके नीचे जाने पर माइनस। सो अपने लेंगे वी टेक माउंटेन हाइट by positive integer and depth of lake by negative integer, ठीक है। अपनों कंफर्म कर लिया कि अपने माउंटेन की हाइट को तो ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से और डेप्थ ऑफ द लेक को ले रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से, है ना। अच्छा, एक चीज आपको पहले से पता है, 60 और 18, ये चीज भी आपको पता है ना पहले से। तो प्रैक्टिकली यहां से यहां तक का डिस्टेंस इन दोनों का सम हुआ, है ना, लेकिन सम से नहीं निकलता, ये डिफरेंस से निकलता है। बट डिफरेंस से आप कहोगे डिफरेंस से तो सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं, क्योंकि अपने इसको -18 लेंगे ना, तो ये -18 ही माइनस माइनस प्लस 18 बन जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो अपने लिखेंगे तो हाइट ऑफ माउंटेन कितनी है, 60 मीटर। डेप्थ ऑफ लेक 18 मीटर। वैसे तो कितने, बट अपने इसी के अकॉर्डिंग लेंगे तो -18 लिखेंगे अपने इसको, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन both positions equals to 60 minus -18, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 18। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 78 मीटर्स। सो हियर इज योर आंसर्स। सो आगे करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। ओके, सो आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन दैट। अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, एन एलिवेटर यानी लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप फ्लोर दैट इज 170 मीटर हाई। यानी मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ऊपर एक बिल्डिंग है वो 170 मीटर ऊंची है, और वही बिल्डिंग वो कह रहा है इफ इट इज डिसेंड्स, यानी नीचे जाने को बोलते हैं, लिफ्ट नीचे जा रही है यूं ग्राउंड की तरफ, at the rate of 6 मीटर पर मिनट, then find the time will it take 10 मीटर below the ground। मतलब ये इतना नीचे भी जाती है ये बिल्डिंग, 10 मीटर below the ground। तो अगर आपको अभी पहले जो बेसिक बताया था वो याद हो, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, तो आपको याद होगा 170 मीटर, ग्राउंड से ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे तो ग्राउंड से नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, है ना। तो इस बार अपने डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। आपको निकालना की ये चीज पता लग गई, वो कह रहा है कितने टाइम बाद वो यहां से यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस आपको नहीं पता, क्योंकि 170 और 10 मीटर अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। ये अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे का वैसा है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। सो एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्लोर 170 मीटर हाई, तो आप लिखोगे हाइट of building above the ground floor, ठीक है। अब कितनी मानी जाएगी, प्लस का 170 मीटर। और ऐसे अपने लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग
वैसे डेप्थ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, बिलो द ग्राउंड फ्लोर। अब कितनी लिख दोगे, 10, बट 10 की जगह अपनी क्या ले लेंगे, -10। सो टोटल हाइट, अब टोटल हाइट आपको पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऊपर और नीचे वाली पोजीशन का डिफरेंस ही होगी टोटल हाइट। यहां से यहां तक इतनी इतनी, तो इट इज 180 एक्चुअली, बट यहां कैसे लिखेंगे, इंटीजर्स की फॉर्म में, दोनों को इनिशियल और इस पोजीशन को वो कराएंगे, तो 170 माइनस -10, तो एक्चुअली ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 180 मीटर। अब अपने आगे बढ़ते हैं। सो अब अपने लिखेंगे स्पीड, डिसेंडिंग स्पीड, तो ये हो जाएगी 6 मीटर पर मिनट। तो सो टाइम टेकन टू रीच बिलो द ग्राउंड। अब बिलो द ग्राउंड के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, तो डिस्टेंस है 180 मीटर और टाइम है 6 मीटर पर मिनट, तो ये हो जाएगा 6 3 इज द 18, तो 30 मिनट्स के अंदर वो लिफ्ट वहां पर यहां से वो यहां पहुंचेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मोहन लिव्स इन श्रीनगर, द चेंज इन टेम्परेचर ओवर देयर इन 3 आवर्स इज गिवन बिलो। सुबह 3 आवर्स के अंदर जो चेंज आया है वो चेंज उसने आपको दिखाया है। 5 AM से 6 AM के बीच इतना कम हुआ, यानी 6 बजे के आसपास, अगर 0 था तो 0 से इतना कम हो गया, ऐसे 6 AM से 7 AM के बीच में इतना था, 7 AM से 8 AM तक आते आते इतना बढ़ जाता है क्योंकि इस बार प्लस है। तो कह रहा है मोहन ने नोटिस किया सुबह 5 बजे उठकर दैट द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द टेम्परेचर एट 7 AM और 8 AM, ठीक है। तो आई एम राइट रबिंग इट ऑफ, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा इजी है। सो अपने लिखेंगे टेम्परेचर एट 5 o'clock, टेम्परेचर एट 5 o'clock या 5 AM, कितना नोटिस किया उसने, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने ए पार्ट लिखते हैं, टेम्परेचर एट 6 AM इतना है, टेम्परेचर एट 7 AM इतना है। तो अपने लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े आंसर्स नहीं है, तो अपने लिखेंगे टेम्परेचर एट 7 AM। अब 7 AM के अंदर आप क्या लिखोगे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड तो था, उसमें ऐड करेंगे कितना, 6 AM वाला भी, क्योंकि इतना और ज्यादा डीप हो गया वो, है ना, तो इट इज -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना कम हो गया, वो तो अपनों ने उसने अपनों से मांगा ही नहीं 6 o'clock का, वरना अपने 6 o'clock का भी निकाल के दिखा सकते थे, है ना। सो योर आंसर इज प्लस माइनस, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल आंसर इज, तीनों माइनस के हैं तो ऑल आर एडेड एंड द साइन विल बी नेगेटिव, तो 5.5 सॉरी 6.5, तो माइनस का 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर आ गया। यानी 7 o'clock के आसपास इतना था। अब मान लेते हैं ड्यू टू सन, मतलब धूप निकलने की वजह से शायद थोड़ा बढ़ गया होगा, है ना, इंक्रीज हो गया होगा। तो बी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर एट 8 AM। अब 8 AM पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो आपको तो वही काम करना है। अब टेम्परेचर कितना है, 6.5, ठीक है, अभी टेम्परेचर कितना है, 6.5 माइनस का, अब इसमें ये प्लस का 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इजी था। प्लस
एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है और साइन किसका आता है, ग्रेटर वाले का। तो यहाँ पे ग्रेटर 6.5 है, लेस हमेशा इसमें से ही होगा। तो देखो 5 - 5 0, 6 - 2 4, ठीक है, एक बार 0 हटा देते हैं। तो इट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बड़ा नंबर वाला साइन, यानी अब उसका टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो नोट इट डाउन, उसके बाद अपने अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन दैट वन। सो नाउ प्रोसीड। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मार्क्स के ऊपर डिपेंडेड है सारा। इन अ क्लास कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, मतलब सॉरी क्लास टेस्ट होना चाहिए यहाँ। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो राम ने 4 करेक्ट आंसर दिए, 6 इनकरेक्ट, तो उसका स्कोर बताओ। श्याम ने 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, उसका स्कोर बताओ। हीना ने 3 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, मतलब 5 + 3 तो 8 ही होते हैं, यानी उसने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। सो फाइंड हर स्कोर। तो हर एक टीचर का अपना अलग मेथड होता है इसको करने का, स्टूडेंट का भी। तो मैं इसको टेबल वाले मेथड से करा रहा हूं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट राम, ठीक है, इसको खुला खुला लिख दो आराम से, राम। तो राम स्कोर के लिए पहले शुरू करो, 4 करेक्ट आंसर्स, 6 इनकरेक्ट आंसर्स और नॉट अटेम्प्टेड में 0। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, 6 + 4 10 ही होता है। तो सो द स्कोर इज, जितना भी करेक्ट किया है उसको रेस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस जितना भी इनकरेक्ट किया है उसको रेस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू, बस आंसर आ जाएगा। तो 4 5 = 20 और 6 2 = 12, तो माइनस का 12, तो इसका आंसर आ गया 8। तो इसको सिर्फ 8 मार्क्स मिले, ठीक है, इसको यहीं लिख देते हैं 8 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाओ। श्याम, अब श्याम को कैसे क्या मिला, 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट और इसने भी सारे अटेम्प्ट किए, इसलिए 0 नॉट अटेम्प्टेड। तो सो स्कोर इज 5 × 5 + 5 × -2, और उसने आगे कुछ भी अटेम्प्ट का वो सोचा ही नहीं, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट का। तो इट इज 25 - 5 2 = 10, तो इसके आ गए 15 मार्क्स, इसके ठीक हैं। हीना ने 3 करेक्ट आंसर्स दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए और 2 नॉट अटेम्प्टेड। तो नॉट अटेम्प्टेड को तो अपने को पता है 2 0 0 ही हो जाएगा, है ना। तो अपने लिखेंगे 3 × 5 + 5 × -2 + 2 × 0, यानी आ गया 15, 5 2 = 10, माइनस का 10 + 0, तो 15 - 10, 5 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट छोटा है, ठीक है। सो राइट इट डाउन, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव रिटन डाउन दैट। अब अपने आगे बढ़ते हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट एंड ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप पे, एंड द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। वाटर लेवल 9th स्टेप के ऊपर है, यहां तो ये पानी पी लेगा, है ना। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, वो पहले तो 3 जंप्स डाउन करता है और फिर 2 जंप्स, यानी उसका जो एक पेयर है उसमें वो 3 जंप डाउन करता है और 2 जंप्स अप करता है। इस तरीके से वो कह रहा है कि वो कितने स्टेप्स में वाटर टैंक पर पहुंच जाएगा। उसके बाद सेकंड है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, ऑब्वियसली वो बाहर जाना चाहेगा वापस। सो देन ही जंप्स 4 स्टेप्स अपस्टेयर्स एंड देन जंप्स डाउनस्टेयर्स, है ना, 3 स्टेप 2 स्टेप्स। सो हाउ मैनी जंप्स ही विल रीच टू बैक टू द टॉप अगेन। एक बार इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहता है कि डाउन वाले स्टेप्स को नेगेटिव लो, बट उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अपने एक बार डाउन वाले जंप्स को पॉजिटिव लेंगे और अप वाले जंप्स को अपने एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इससे सीढ़ियां जो है वो पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टेप डाउन जंप्स आर टेकन एज पॉजिटिव इंटीजर एंड स्टेप अप जंप्स आर टेकन एज नेगेटिव इंटीजर।
तो देखो फर्स्ट टू जंप्स का मतलब हो गया वो 3 जंप डाउन जाता है फिर 2 जंप ऊपर जाता है ना, तो अभी वो फर्स्ट सीढ़ी पे खड़ा है ना। अब वो 3 जंप्स तो डाउन जाता है बट बाद में 2 जंप्स वापस ऊपर चला जाता है, तो 3 - 2 1 1 + 1 2, यानी इस वक्त वो सेकंड स्टेप पर खड़ा है, सेकंड स्टेप पे खड़ा है यानी यहाँ। अब वो सेकंड स्टेप पे खड़ा है वो अपने यहाँ लिख देते हैं। अब उसने फिर क्या किया, वो फिर 3 जंप्स डाउन जाता है और फिर 2 जंप्स, तो सेकंड 2 जंप्स में भी यही चीज चलती है वापस। 3 - 2 1 2 + 1 3, यानी वो थर्ड स्टेप पे खड़ा है। अभी 9th स्टेप पर आना बाकी है। इसी तरीके से यहाँ अब थर्ड स्टेप यहाँ पे आ गया, वो फिर 3 जंप्स डाउन करता है फिर 2 जंप्स ऊपर चला जाता है। अब वो फोर्थ स्टेप पे खड़ा है, फोर्थ 2 जंप्स वापस 3 जंप्स नीचे फिर 2 जंप्स ऊपर, तो इस बार फोर्थ स्टेप प्लस 3 जंप्स डाउन 2 जंप्स अप, तो ये वापस आ गया 3 - 2 1 फिफ्थ स्टेप। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब ये फिफ्थ स्टेप पे है तो 3 जंप्स डाउन 2 जंप्स अप, तो 3 - 2 1 5 + 1 सिक्स्थ स्टेप पे। ठीक है, अब लास्ट सिक्स्थ सिंगल जंप, ठीक है, उसका रीजन देखो। अब ये सिक्स्थ स्टेप पे खड़ा है, उस वो कहाँ गया, थर्ड स्टेप पे। 6 + 3 9। अब जब वो 9th स्टेप पे आ चुका है, अब वो जंप बैक नहीं करेगा, वो 9th स्टेप पे आने, उसने बोलना है ना वो हाउ मैनी जंप्स वी विल रीच टू द वाटर लेवल, 9th स्टेप पर आने के लिए उसको कितने जंप्स लगे, तो अब 9th स्टेप पे वो आ चुका है, अब वो वापस बैक नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो पानी पी लेगा। तो अब इस पे काउंट करो, तो टोटल जंप्स, टोटल नंबर ऑफ जंप्स, अब देखो कितने हुए, 2 4 6 8 10 और ये सिंगल जंप 11 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 5 जंप्स, 5 जंप्स और 6 जो था सिंगल जंप्स था। ठीक है, तो 11 जंप, 11 जंप्स, इतने जंप्स उसने लिए। ठीक है, अब अपने इसके चलेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए अपने को इसमें मिटाना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लेना, इसको भी। अब ये मंकी यहां पे है। ठीक है, नाउ अब ये क्या करेगा, अब इसको वापस यहां आना है इस पोजीशन पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन 2 स्टेप्स बैक। तो अपने फिर वही वाला केस लेते हैं। फर्स्ट 2 जंप्स में वो क्या करेगा, 1 2 3 4, अभी वो 9th स्टेप पर है, वो 4 स्टेप ऊपर लेगा फिर 2 स्टेप डाउन लेगा। मैंने -4 + 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये अपने ऊपर जाने वाले को नेगेटिव ले रहे थे और नीचे आने वाले को पॉजिटिव ले रहे थे, याद आ रहा है आपको। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 9 - 4 + 2, तो ये जगह 9 - 4 5 5 + 2 7th स्टेप पे खड़ा है अभी वो मंकी, यहां खड़ा है अभी वो। ठीक है, अब उसने फिर क्या किया, 1 2 3 4, तो अभी 7th स्टेप पे है, 4 जंप्स ऊपर लिए फिर 2 जंप्स वापस बैक मार दिए। नाउ 7 - 4 3 3 + 2 5, यानी अभी वो 5th स्टेप पे खड़ा है। ही इज ओवर हियर नाउ। नाउ थर्ड सिंगल जंप, सिंगल जंप क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो 1 2 3 4, जैसे ही उसने 5 - 4 किया यानी 4 जंप ऊपर लिए, नाउ ही इज एट द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद वो वापस नीचे नहीं आएगा, वो निकल जाएगा। क्लियर है। नाउ अगेन द टोटल जंप्स आर, व्हाट आर द टोटल जंप्स। अब टोटल जंप्स हो गए, देखो उसने 2 तो लिए सिंगल जंप्स, तो 2 डबल जंप्स, और थर्ड जंप जो लिया वो लिया सिंगल जंप, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 जंप्स उसने टोटल लिए। ठीक है, तो 5 जंप्स में वो चला गया ऊपर। अब यहां पे थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक बार के लिए इसको रब करना पड़ेगा। ये सिंपल सा वेरिफिकेशन है, लेकिन अब अपने इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। लेट स्टेप डाउन जंप्स आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, एंड स्टेप अप जंप्स आर टेकन एज पॉजिटिव।
तो कह रहे प्रूव करके दिखाओ एक तरह से, यानी वेरीफाई करके दिखाओ। -3 + 2, अब देखो वो 3 जंप नीचे आया यानी -3, फिर वो 2 जंप ऊपर गया +2, ठीक है। 11 स्टेप्स लिए थे तो लिख दो -3 + 2, -3 + 2, 1 2 3 4 5 6, -3 + 2, -3 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -3 करके देखें, ठीक है। सबको इंटीजर्स आते हैं तो पहले माइनस वालों को ऐड करते हैं। -3 -3 -6 -9 -12 -15 -18 प्लस 2 4 6 8 10, क्या आंसर आ रहा है? -8 आ रहा है। वेरीफाइड, प्रूव कर दिया ना आप लोगों ने। ये देखो -8 आ रहा है यहाँ पे। एंड सेकेंड वन के लिए देखो, अब वो क्या कर रहा है, 4 जंप ऊपर गया और कितने जंप्स लिए थे उसने 5 जंप्स लिए थे ना। तो देखो तो एंड 4 -2 + 4 -2 + 4 -2 सॉरी +4 खत्म। 4 + 4 8 + 4 12, -2 -2 -4, तो ये आ गया =8। देखो ये भी सही आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? इन दो में प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसको शुरुआत में माइनस लेकर चलोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन दो पार्ट्स में। इस पार्ट में तो कोई टेंशन नहीं आएगी, है ना। सो हियर इट इज, सो राइट इट डाउन एंड थैंक यू वेरी मच।